ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि एंजाइम्स जो वर्क करते हैं, एंजाइम जिनके बारे में अभी लोग पढ़ते आए हैं, लाइक देयर डिस्कवरी, देयर नोमेनक्लेचर, देयर केमिकल कंपोजिशन और द केमिकल नेचर। तो जो वर्क करते हैं पर्टिकुलरली किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए, उसमें तीन मैंने बताए थे, हम तीन बेसिक मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज दे फॉर्म द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। किसी भी रिएक्शन में जहां पहले रिएक्टेंट्स या सब्सट्रेट्स दे वर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स, वहां पर अगर एंजाइम्स आपने डाल दिए तो एंजाइम्स आर गोइंग टू बाइंड विद द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स। हर एक सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड करके प्रोडक्ट्स को एनहांस करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को ड्रास्टिकली क्या है चेंज कर देंगे कि सब्सट्रेट्स को बढ़ा दिया इसीलिए प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बन रहे हैं। ये केवल रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। जनरली जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं उनमें एंजाइम्स डाल देने से वो तेजी से होते हैं। सेकंड आपका एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। प्रीवियस वीडियो में एक कंसेप्ट और बताया था मैंने, माइकेलिस-मेंटन इक्वेशन का। तो वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम नहीं लिखेंगे और नहीं पढ़ेंगे, उसको हम अलग से एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, बट माइकेलिस-मेंटन इक्वेशन पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म में हम दो ही चीजें पढ़ेंगे कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होनी है, सेकंड थिंग एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना है। ठीक है, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में फर्स्ट कांसेप्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए जनरली दोनों ही मॉडल्स के अकॉर्डिंग, हालांकि फॉर्मेशन के लिए दो मॉडल दिए गए थे, दोनों ही मॉडल्स के अकॉर्डिंग एंजाइम इज बिगर देन सब्सट्रेट। एंजाइम का जो साइज है वो लार्जर है एज कंपेयर टू सब्सट्रेट। दैट इज व्हाई द सब्सट्रेट्स एम्बेड इन द एंजाइम, या सब्सट्रेट पर्टिकुलरली एंजाइम पर जाकर या अंदर एंजाइम जाकर सब्सट्रेट पर बाइंड करेगा तो कुछ पर्टिकुलर पोजीशन से बाइंड करता है, कुछ पर्टिकुलर साइट से बाइंड करता है, उस पर्टिकुलर साइट को एक्टिव साइट कहते हैं। दैट स्पेसिफिक साइट इज एक्टिव साइट। कोई भी एंजाइम हो, सपोज दिस इज एन एंजाइम, यहां सब्सट्रेट की बाइंडिंग होनी है तो पूरे एंजाइम में जनरली 3 to 12 अमीनो एसिड लॉन्ग, वो जो एक्टिव साइट होती है वो जनरली 3 से 12 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है। यानी पूरा एंजाइम जो कि ग्लोबुलर एंजाइम है, किसी भी शेप का एंजाइम है, उस पर पूरे पार्ट पर सब्सट्रेट अटैच नहीं होता, क्योंकि एंजाइम का साइज बिगर है, इसीलिए एक पर्टिकुलर साइट पर, एक स्पेसिफिक साइट पर, जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, वहां पर अटैच होता है। और ये एक्टिव साइट जो है ये साइड चेन से, डिफरेंट अमीनो एसिड्स के फंक्शनल ग्रुप से, अब उन फंक्शनल ग्रुप्स की भी अलग अलग स्पेसिफिसिटी होती है, कुछ पोलर है, कुछ नॉन पोलर है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। तो वो जिस तरह के रिएक्शन से या जिस तरह के रिएक्शन के लिए वो स्पेसिफिक है कराने के लिए, उस तरह के क्या होते हैं आपके साइड चेन्स होते हैं और वो एक्टिव साइट को फॉर्म करते हैं। तो एक कंसेप्ट हमेशा याद रखते हैं कि एंजाइम का साइज जनरली सब्सट्रेट से क्या है, बिगर है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो पाती है। सेकंड थिंग, जब भी एंजाइम और सब्सट्रेट की बॉन्डिंग होगी तो एक एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ई और एस के बीच में एंजाइम सब्सट्रेट का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो जैसे ही सब्सट्रेट या एंजाइम के साथ सब्सट्रेट अटैच होता है तो एक एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन है वो वीक इंटरेक्शन से, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। एंजाइम और सब्सट्रेट की बॉन्डिंग टेम्परेरी है, टेम्परेरी तब तक है जब तक सब्सट्रेट प्रोडक्ट में चेंज ना हो जाए। तो बाइंडिंग होते ही एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में भी डिस्कस करेंगे। इस बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ही रिएक्शन जो है वो फास्ट, वो तेजी से हो पाती है, क्योंकि यही बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जनरली बोलते हैं, मैंने लिखा भी था कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, तो वो लोअर अपने आप नहीं कर सकते, उतनी ही अमाउंट की बराबर एक एनर्जी जनरेट की जाती है
और जो जनरेट होती है एंजाइम और सब्सट्रेट के बाइंडिंग से। यानी अगर एंजाइम नहीं है, अगर एंजाइम नहीं है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो सब्सट्रेट के पास ये एनर्जी नहीं होगी, रिएक्टेंट्स या सब्सट्रेट्स की एक्टिवेशन एनर्जी लोअर नहीं होगी और वो तेजी से रिएक्शंस को नहीं करवा पाएंगे। अगर फॉर्मेशन होती है एंजाइम और सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तभी बाइंडिंग एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी वो लोअर कर पाते हैं। तो दो चीजें याद रखिए, एंजाइम का साइज बिगर है प्लस बाइंडिंग एनर्जी जनरेट होती है। एक जनरल रिएक्शन भी पहले भी लिखी थी, बता देता हूं। एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सब्सट्रेट पर वर्क करके कैटालिसिस करके सब्सट्रेट का प्रोडक्ट बना दिया जाता है, और फिर फाइनली जब प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, बन जाते हैं, तो एंजाइम्स वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रिलीज हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टेप के लिए एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए साइंटिस्ट ने दो मॉडल दिए थे कि दो मॉडल्स के अकॉर्डिंग एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सकती है। द फर्स्ट मॉडल वाज गिवन बाय द फिशर in 1890. That was the lock and key model. इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम एक्शन, जनरली एग्जाम्स में आता भी है, तो कुछ की पॉइंट्स में लिख देता हूं, यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम देम, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। अगर लॉक एंड की मॉडल आता है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, यू हैव टू राइट 10 to 12 लाइंस। किसने दिया लॉक एंड की मॉडल? फिशर ने दिया था। व्हाई नेम लॉक एंड की मॉडल? बिकॉज़ लाइक इन आवर डेली यूज व्हेन वी यूज अ लॉक, देयर इज अ स्पेसिफिक की फॉर एवरी लॉक। किसी भी पर्टिकुलर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है। सिमिलरली एक सबस्ट्रेट के लिए या किसी एंजाइम के लिए उसका जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है? लाइक एवरी लॉक हैव a specific key which is complementary in shape as the lock hole। जिस तरह से लॉक होल के लिए की शेप कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, किसी भी की से कोई भी लॉक नहीं खुल सकता। सिमिलरली सेम एज the active site of enzyme, the active site of enzyme is complementary in shape, should be, there must be complementary in shape to the substrate. This is a simple definition according to the lock and key model. They compare it with the lock and key, the Fisher. This theorem, this lock and key model was given by the Fisher, although it was more advanced by two more scientists. Let me write the name. The Paul Flieder and D.D. Woods. Means Flieder and Woods, they advanced this theory and Fisher proposed this theory, the lock and key model. Simply the substrate should be complementary in shape, exactly complementary in shape as the active site of enzyme, otherwise the substrate will not bind with the active site of enzyme. वो पर्टिकुलर साइट जहां बाइंड करता है सबस्ट्रेट, उसको एक्टिव साइट कहते हैं, उस स्पेसिफिक साइट को एक्टिव साइट कहते हैं, और वो एक्टिव साइट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए सबस्ट्रेट के। दोनों तरह के रिएक्शंस होंगे, चाहे ब्रेकडाउन रिएक्शंस हो चाहे सिंथेसिस रिएक्शन हो, दोनों में यही लॉ एप्लीकेबल होगा। डायग्राम से समझते हैं। Suppose this is an enzyme. In previous lectures or class also, I have conveyed that an enzyme may have one or more active sites. इस पर दो active site है. This is 1, this is 2. There are many substrates available. Suppose this is substrate 1, this is substrate 2. This is substrate 3. This is substrate 4. Okay, so there are various substrates available in any reaction. किसी भी reaction के अंदर बहुत से reactants available हैं या substrate molecules available हैं. वहां पर आपने enzyme डाल दिया to alter the rate of reaction or generally fasten the rate of reaction.
तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, व्हिच वाज द ओल्ड मॉडल, that is not acceptable nowadays because it is advanced by the post and induced fit model. So according to log and key model, only substrate S2 and S3 can bind with the active site. The S2 will bind here, S3 will bind here. Okay, so approximately 50% substrates or more than 50%, डिपेंड करता है कितने टाइप के रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हैं। तो सारे सबस्ट्रेट्स के साथ एंजाइम की बाइंडिंग नहीं हो पा रही अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, इसीलिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, नो मोर नो मच इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा रिएक्शन का रेट, क्योंकि सारे सबस्ट्रेट्स के साथ एंजाइम की बाइंडिंग नहीं हुई, एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप वाले की बाइंडिंग हुई, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम जो प्रॉपर्टी रखता है उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एंजाइम के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो वर्क ये इसके ऊपर करेगा, जिसको हम कैटालिसिस बोलते हैं। तो कैटालिसिस हमेशा एक्टिव साइट करते हैं, ये एक्टिव साइट दोनों मिलकर अब एंजाइम अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता रहेगा, धीरे धीरे दोनों सबस्ट्रेट्स को पास लाएगा, खुद की शेप चेंज करता रहेगा बाइंडिंग के बाद, ठीक है, बाइंडिंग के बाद, बाइंडिंग लॉक एंड की मॉडल से ही होगी। इस पर कैटालिसिस कर मान लीजिए दो छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर, ठीक है, उनका लाइगेशन कराना था, एनाबॉलिक रिएक्शंस करानी थी, तो यहां इन्होंने इसको अटैच कर दिया। फाइनली क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट अगर इसी तरह का दिखे, सपोज दिस इज आवर प्रोडक्ट, तो जैसे ही एंजाइम ने कैटालिसिस कर दिया वो एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं, वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, ईपी कॉम्प्लेक्स। फिर फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट एज इट इज, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यहां बन चुका है, ये रिलीज हो गया प्रोडक्ट, और एंजाइम वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रिलीज हो जाएगा टू एक्सेप्ट द अनदर सबस्ट्रेट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, कि लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसे बाइंडिंग होती है। लॉक एंड की मॉडल सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जब भी हम लॉक एंड की मॉडल लिखेंगे तो ये पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे कि लॉक एंड की मॉडल जो होता है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को सपोर्ट करता है। एक्शन के बाद हम एंजाइम का रेगुलेशन पढ़ेंगे कि क्या एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट भी किया जा सकता है, या एक्टिव साइट्स के अलावा और भी कोई साइट होते हैं जो एंजाइम के वर्क को ऑल्टर करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो वहां एक चीज आएगी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को डिस्टर्ब करने के लिए एक तरह का इनहिबिशन मैकेनिज्म होता है जिसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। कब, जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में बाइंडिंग के लिए कंपटीशन हो, लाइक दिस इज वन एंजाइम विद वन एक्टिव साइट, ये एक ही एक्टिव साइट है इस एंजाइम की, ये मान लीजिए सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है। इनहिबिटर की भी एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप है एक्टिव साइट से, और सबस्ट्रेट की भी एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप है एक्टिव साइट से। तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल दे बोथ कैन बाइंड देयर एट द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। इनहिबिटर बाइंड होगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंस इनहिबिटर इज बाइंडेड सो नो सबस्ट्रेट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में बाइंडिंग के लिए कंपटीशन होता है, ऐसा कहा फिशर ने, क्योंकि वो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग बाइंडिंग बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में जनरली एक दो एग्जांपल्स तो देखने को मिलते हैं, बट मैक्सिमम रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि इनहिबिटर सबस्ट्रेट के एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप का ही हो। बहुत से रिएक्शंस के बहुत से इनहिबिटर होते हैं जिनका सबस्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी सबस्ट्रेट से मैच ही नहीं करती। इसका मतलब इनहिबिटर को अगर आप एंजाइम पर डाल भी देंगे तो वो सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को फिर भी क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है, चाहे वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप में हो या ना हो। तो ये थ्योरी फेल थी, लॉक एंड की मॉडल भी फेल है बाइंडिंग का। अगर लॉक एंड की मॉडल से होता तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बहुत कम बन पाती या रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम बनता, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस वाज द लॉक एंड की मॉडल। इसने प्रपोज किया, क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं, दैट यू हैव टू राइट। Next model for the enzyme substrate complex formation is induced fit model. Induced fit model भी enzyme substrate complex formation को शो करता है।
और ये दिया था कोर्सलैंड, एक साइंटिस्ट थे कोर्सलैंड इन 1954। कोर्सलैंड ने ये कहा कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं होती। उन्होंने उस थ्योरी को जो प्रीवियसली एक्सेप्टेड थी उसको मॉडिफाई किया। ऑल्दो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग भी कुछ रिएक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी एग्जिस्ट करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस के लिए दे वर नॉट एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जब बाइंडिंग होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी है कि एंजाइम डाल देने के बाद वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर ही लेगा। अब सबस्ट्रेट की शेप चाहे किसी भी तरह की, अगर वो बाइंड कर ही कर रहा है इसका मतलब लॉक एंड की मॉडल को तो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, लाइक दिस। सपोज ये एंजाइम है, ये एक एक्टिव साइट है, ये दूसरी एक्टिव साइट है, 1 एंड 2, क्लियर होगा आपको? यस। तो जितने भी सबस्ट्रेट अवेलेबल है, मान लीजिए ये भी सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, किसी भी शेप का सबस्ट्रेट हो, दो एक्टिव साइट है, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक्टिव साइट एंजाइम पर 2 है और सबस्ट्रेट 4 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, तो चारों यहीं पर आ जाए। एक एक्टिव साइट को एक्वायर तो एक ही सबस्ट्रेट करेगा, ठीक है, लेकिन उसकी शेप से कोई भी मतलब नहीं है। मैं इसको बेस्ट एग्जांपल आपको सिंपल से बता देता हूं। मान लीजिए ये एक एंजाइम है और ये उसकी फर्स्ट एक्टिव साइट है, यानी एक ही एक्टिव साइट। तो इस एक्टिव साइट पर कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, कोई भी, जरूरी नहीं हो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप। बाकी सबस्ट्रेट के लिए बाकी एंजाइम आ जाएंगे, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उतने ही इनके लिए एंजाइम आ जाएंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर शेप का आपको स्पेसिफिसिटी इसमें नहीं है, किसी भी शेप का सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल। फिर इंड्यूस्ड फिट क्यों कहा? क्योंकि इंडक्शन एंजाइम कर रहा है, इंड्यूस्ड फिट। इसको कंपेयर करते हैं हैंड एंड ग्लव्स से। हाथ और दस्ताने जो होते हैं, हैंड और ग्लव्स, दस्ताने स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट के बनाए जाते हैं, स्ट्रेचेबल, किसी भी कंपनी की तरफ से। जिनके हाथ छोटे हैं उनको एग्जैक्टली फिट आते हैं, जिनके हाथ थोड़े लंबे हैं उनको स्ट्रेच होते हैं, यानी ग्लव्स अपनी शेप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द हैंड। इट मींस एंजाइम चेंजेस देयर शेप, एंजाइम शेप चेंज करते हैं अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। एंजाइम पर जो एक्टिव साइट है जरूरी नहीं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री साइट का ही सबस्ट्रेट आकर बाइंड करे, कोई भी सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर ले, कोई भी, यानी इस साइट में ये सबस्ट्रेट भी आ सकता है। अब एंजाइम का काम है कि वो अपने आप को चेंज करे। अब इससे देखिए एफिशिएंसी 100% बढ़ गई। नाउ एनी ऑफ द सबस्ट्रेट, किसी भी तरह का सबस्ट्रेट है उससे 100% बाइंड करेगा एंजाइम, जबकि लॉक एंड की मॉडल में वो सभी सबस्ट्रेट्स क्या हो गए थे आपके, एलिमिनेट हो गए थे, जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप नहीं थी। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में एक्टिव साइट की एक खासियत होती है, इसको कंपेयर किया हैंड एंड ग्लव से, लॉक एंड की को कंपेयर किया था लॉक एंड की से, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि एंजाइम्स चेंज करते हैं अपनी शेप को। इसके की पॉइंट लिख देता हूं, एंजाइम्स चेंजेस देयर शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट to allow the binding of maximum number of substrates at their active site। या आप लिख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग से लिख लेना चाहे, enzymes change their shape according to the shape of substrate so that maximum number of substrates can bind with the active site of that particular enzyme। सेकंड थिंग, वो जो एक्टिव साइट भी है एंजाइम पर उसको भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कोर्सलैंड में। उन्होंने कहा कि जो एक्टिव साइट होती है किसी भी एंजाइम की वो 2 सब साइट से मिलकर बनी होती है। एक होती है बटरेसिंग साइट, बटरेसिंग साइट, ठीक है, और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक्टिव साइट ही है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल या जो भी हम पढ़ते हैं, सबस्ट्रेट बाइंड तो एक्टिव साइट पर ही करेगा, लेकिन उस एक्टिव साइट पर भी 2 सब साइट्स हैं। 2 अलग अलग चीजें बता दी कि खुद एक्टिव साइट में 2 पार्ट हैं, एक बटरेसिंग साइट है, एक कैटालिटिक साइट है।
बटरेसिंग साइट केवल अटैचमेंट का काम करेगी सबस्ट्रेट के साथ, अटैचमेंट ओनली। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, क्योंकि अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो प्रोडक्ट में चेंज करने का काम कैटालिटिक साइट करेगी। यानी प्रॉपर्टी जो एंजाइम की जो काम करना है वो प्रॉपर्टी कैटालिसिस जो है वो कहां से किया जाएगा, कैटालिटिक साइट से किया जाएगा। दोनों कामों को अगर कलेक्टिवली देखा जाए कि अटैचमेंट भी एक्टिव साइट पर हो और काम भी एक्टिव साइट पर ही होता है, तो वही बात है, बस सब ग्रुप्स बना दिए कि एक्टिव साइट पर बटरेसिंग साइट भी है और कैटालिटिक साइट भी है। इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एंजाइम है, इतना एरिया ये, अब इधर भी अमाइनो एसिड है, इधर भी अमाइनो एसिड है, यहां भी अमाइनो एसिड है, सारे अमाइनो एसिड्स के साइड चेन एक्टिव साइट नहीं बना रहे, केवल ये जो पोर्शन है ये हमने मान लिया एक्टिव साइट है, ये एल शेप एक्टिव साइट है। अब लॉकेट की मॉडल के अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि एक्टिव साइट पर इस तरह से आपका सबस्ट्रेट अटैच होगा, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल अकॉर्डिंग टू कोस्टन, तो इसमें भी उन्होंने दो ग्रुप्स बना दिए पर्टिकुलरली, ओके। तो मान लीजिए इस वाली को मैंने बोल दिया पूरी एक्टिव साइट में भी ये इतना रीजन, ये पूरा एक्टिव साइट है ये एल, उसमें भी इतना रीजन मैंने कहा कि ये कैटालिटिक साइट है, ठीक है। एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करना चाहिए तभी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। दूसरी जो ये साइट है एक्टिव साइट का ही दूसरा पार्ट, ये सपोज बटरेसिंग साइट है, तो एक सब पार्ट बना दिया कि अटैचमेंट केवल बटरेसिंग साइट से होगी, ठीक है। अब किसी भी सब तरह का सबस्ट्रेट हम ले आते हैं, सपोज हमने लाया सर्कुलर सबस्ट्रेट, तो वो बाइंड कैटालिटिक पोर्शन से नहीं करेगा, वो केवल बटरेसिंग पोर्शन से बाइंड करेगा। दोनों एक्टिव साइट है, कैटालिटिक प्लस बटरेसिंग साइट, तो यहां आकर बाइंड करेंगे सब, बाइंडिंग हो गई, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब now according to induced fit model what the postulate stated is that now after the attachment at the buttressing site the catalytic site the enzyme changes its configuration। अब enzyme अपनी configuration को change करेगा according to the induced fit model after the attachment of substrate at the buttressing site, not the active site, at the buttressing site of active site the enzyme will change its configuration and the catalytic site will come closer to the substrate। अब कैटालिटिक साइट खुद धीरे धीरे किसके पास आएगी, सबस्ट्रेट के पास आएगी। तो देखिए एंजाइम किस तरह से चेंज हो जाएगा, एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी इस तरह से, वो कैटालिटिक साइट जो यहां थी वो बिल्कुल पूरे सबस्ट्रेट को घेर लेगी। एंजाइम बन गया इस तरह का, ठीक है। वो एंजाइम जो पहले ऐसे था जिसकी कैटालिटिक साइट यहां पर थी, इसने एनक्लोज कर लिया सबस्ट्रेट को। अब सबस्ट्रेट के साथ देखिए ये एरिया, ये बॉर्डर, वो बॉर्डर जो पहले कैटालिटिक साइट था वो बॉर्डर अब सबस्ट्रेट को घेर चुका है तीन तरफ से। इसका मतलब सबस्ट्रेट पर अब कैटालिसिस करेगा। सपोज इस सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। देखिए बाइंडिंग के बाद ये कैटालिटिक साइट आ गई, ये है पूरी एक्टिव साइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बटरेसिंग साइट जहां पर अटैच था, और ये कैटालिटिक साइट जो पहले ऐसी थी वो इसको एनक्लोज करके इसके पास आ गई, ओके। अब कैटालिसिस कर देंगे, मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है इसको, ये पहला पार्ट, ये दूसरा, विजिबल है, तो यस विजिबल है। देखिए उस सर्कुलर सबस्ट्रेट को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, तोड़ा किसने, यहाँ जो कैटालिटिक साइट थी। अब कैटालिटिक साइट का सीधा सा मतलब है कुछ साइड चेन, कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को डोनेट करके या किसी भी तरह का अटैक करके बॉन्डिंग को तोड़कर इसका कैटालिसिस कर दिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। अब प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, ये है हमारा प्रोडक्ट 1 2, दो मॉलिक्यूल बन गए। अब जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद जब प्रोडक्ट बना, तो ये जो एंजाइम रिलीज हुआ, ये एंजाइम रिलीज होगा इस शेप में। हालांकि ऑल्दो जब तक सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, जब तक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स था, एंजाइम अपने आप को चेंज कर रहा था, और ऐसा ही होता है। दिस मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेड, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ही एक्सेप्टेड है।
बाइंडिंग हो जाएगी, किसी भी तरह का सबस्ट्रेट हो, जरूरी नहीं हो कॉम्प्लीमेंट्री हो लाइक लॉकेटरी, बाइंडिंग हो गई, एंजाइम अपने आप को खुद चेंज करता है। बटरेसिंग साइट कुछ नहीं करती, अटैचमेंट करा लेती है। कैटालिटिक साइट यानी पूरी एक्टिव साइट भी जरूरी नहीं है, केवल कैटालिटिक साइट कैटालिसिस कर देती है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स पर जब तक बना रहेगा तब तक भी एंजाइम की शेप चेंज रहेगी। जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज हुआ तो एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में बाहर निकलता है, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में बाहर निकलेगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर ये एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, सिंपल नहीं, अगर कॉन्जुगेटेड है तो हो सकता था कि इसका कोफैक्टर क्या होता है मैंने बताया अच्छे से, हो सकता है इसका कोफैक्टर चेंज हो जाता, लेकिन इसका प्रोटीन पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता, और ये सिंपल एंजाइम है तो ये एज इट इज रहेगा। तो जनरली हम यही कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो एंजाइम वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन में, देखो पहले ऐसा था, अटैचमेंट के बाद ऐसा हुआ, तो ये कहलाता है आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है, व्हिच वाज गिवन बाय द पोस्टलैंड। दो ही चीजें इसमें ध्यान रखने की है, एक्टिव साइट दो चीजों से बनी होती है, बटरेसिंग साइट और कैटालिटिक साइट। तो की पॉइंट्स में बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा बाद में। That was generally given by the Portland. According to the induced fit model, the enzyme changes its shape according to the substrate. Okay, there is no necessity that the substrate should be exactly complementary in shape to the active site. ये कोई जरूरी नहीं है कि exactly complementary हो, किसी भी तरह की शेप के सबस्ट्रेट हो उनके साथ बाइंडिंग होगी ही होगी, बटरेसिंग साइट पर होगी, ठीक है, और कैटालिटिक साइट क्लोज करके उसको उसका कैटालिसिस कर देगी और रिएक्शंस को क्या करा देगी, कैरी आउट करा देगी। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को सपोर्ट करता है, जैसे वो कॉम्पिटिटिव को करता था। लॉक एंड की मॉडल वाज सपोर्टिंग कॉम्पिटिटिव, दिस इज सपोर्टिंग नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में देखिए जनरली क्या है, मान लीजिए ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, दिस, ये एक सबस्ट्रेट है और ये एक इनहिबिटर है। ये एक इनहिबिटर है, लेकिन लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग तो क्या होता, केवल सबस्ट्रेट यहां बाइंड कर पाता, इनहिबिटर तो यहां बाइंड कर ही नहीं पाता, क्योंकि इनहिबिटर की शेप तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। बट अब हम मॉडल को इंड्यूस्ड फिट मॉडल को सही मानते हैं, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग अब इन दोनों में देखिए कोई कंपटीशन नहीं है बाइंडिंग के लिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है बाइंडिंग के लिए। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अकॉर्डिंग अगर इनहिबिटर भी बाइंड हो गया, इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं है, अगर इनहिबिटर भी बाइंड हो गया तो बिल्कुल बाइंड हो सकता है विदाउट द कंपटीशन, इनहिबिटर कैन आल्सो बाउंड। इनके बीच में बाइंडिंग का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, एंजाइम अगर इसके पास आ गया तो अब एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर के अकॉर्डिंग अपनी जो है शेप चेंज कर ली एंजाइम ने, लाइक दिस, और प्रोडक्ट नहीं बना, यानी एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो इनहिबिशन करने के लिए, रिएक्शन का इनहिबिशन यानी रिएक्शन को रोकने के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, ये डिपेंड करेगा कि एंजाइम किसके साथ बाइंड कर रहा है, किसी के भी साथ बाइंड कर लेगा तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज कर लेगा। बाय रैंडम अगर सबस्ट्रेट से बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा, बाय रैंडम अगर इनहिबिटर से बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। और जनरली क्या होता है जब इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं इक्वल कंसंट्रेशन की, सबस्ट्रेट के इक्वल कंसंट्रेशन की, तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी काम करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर बाइंडिंग हो भी गई एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ तो भी इनहिबिटर जाकर अदर देन द एक्टिव साइट भी कहीं पर बाइंड कर लेते हैं, जिनको मॉड्यूलेटर या एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं, ठीक है। इन रियली तो क्या होता है, अगर सबस्ट्रेट से भी बाइंड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना लेगा, अगर आपने एंजाइम के साथ साथ इनहिबिटर भी डाल रखे हैं यानी सबस्ट्रेट के साथ साथ, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को इनहिबिटर डिक्रीज करते ही हैं, और वो करते कैसे हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन से, यानी एक्टिव साइट को छोड़कर कहीं और बाइंड कर देंगे। अब एंजाइम की जो प्रेफरेबिलिटी होती है, ठीक है, वो इनहिबिटर के लिए ज्यादा है, तो एंजाइम क्या करता है, अपने सबस्ट्रेट को तो छोड़ देता है। सपोज सी दिस इज एन एक्टिव साइट, ये सबस्ट्रेट था, ये इनहिबिटर था, यहां सबस्ट्रेट आ गया मान लीजिए, ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स बन भी गया। अब जैसे ही इनहिबिटर आएगा, इनहिबिटर मान लो एलोस्टेरिक साइट पर यहां किसी और साइट पर एक्टिव को छोड़कर कहीं और अटैच हो गया, तो एंजाइम अब अपने सबस्ट्रेट को छोड़ देगा,
और इसके अकॉर्डिंग शेप चेंज कर देगा, तो सबस्ट्रेट तो बेचारा फ्री हो गया। तो अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तो 100% डिक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं बनता क्योंकि इनहिबिटर कहीं और जाकर भी अटैच हो जाते हैं। जबकि लॉक एंड की मॉडल इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता था, वो तो ये कहता था लॉक एंड की मॉडल की एक्टिव साइट पर ही बाइंडिंग होगी और एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप की ही बाइंडिंग होगी। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में 50% डिक्रीज होती है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, क्योंकि वहां 1/2 प्रोबेबिलिटी है। जैसे कॉइन फ्लिप करने पर या तो हेड या टेल, तो वहां लॉक एंड की मॉडल में या तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या इनहिबिटर बाइंड करेगा, तो 1/2 या 50% डिक्रीज होती है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। यहाँ चाहे सबस्ट्रेट बाइंड करे चाहे इनहिबिटर बाइंड करे, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तब भी इनहिबिटर कहीं और जाकर एंजाइम को चेंज कर देगा, क्योंकि पोस्टलैंड ने यही कहा था कि एंजाइम खुद भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो चाहे इनहिबिटर बाइंड करे चाहे सबस्ट्रेट बाइंड करे, अकॉर्डिंग टू पोस्टलैंड और अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फीड मॉडल, एंजाइम कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 100% डिक्रीज हो जाएगी। एक केस है लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, जब इनहिबिटर प्रेजेंट है, इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है तो इंड्यूस्ड फीड मॉडल के अकॉर्डिंग भी रिएक्शंस होते जाएंगे, ठीक है, वो केवल इनहिबिटर प्रेजेंट होने पर। तो इट वाज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जब भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे, एक्शन एंजाइम्स पढ़ेंगे, तो हमने दो स्टेप्स पढ़ने हैं, पहला एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सेकंड लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. We have studied two models according to them. One was the Locke model, another is the induced Fitt model. किन साइंटिस्ट ने दिए थे, क्या उनके मेन प्रोडक्ट थे, ये आपने याद रखना है। कौन सा कॉम्पिटिटिव को सपोर्ट करता है और कौन सा नॉन कॉम्पिटिटिव को सपोर्ट करता है, ये आपने इसमें पढ़ना है। याद रखिए।